Hello and good morning students. Today we are going to learn class 10 subject science chapter number 10. तो इस चैप्टर का हम लोग जो फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है। अब सेकंड वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये क्या होता है कि चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है लाइट का वन मीडियम से अनदर मीडियम, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसमें जाने पर जो चेंजिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। ये क्या होता है? एक कारण, क्या कारण होता है कि जब लाइट जो है वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब इंटर करती है तो उसका जो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसी के कारण से होता है रिफ्लेक्शन होता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो चेंज करता है, यानी कि इंटर करता है, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यही कारण है रिफ्लेक्शन होने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई M1 कोई मीडियम है और M2 कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये एयर है मान लीजिए, और एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, दूसरा मीडियम ग्लास है। तो अगर कोई लाइट जो है यहाँ से इंटर किया तो यहाँ से अगर उस पर इंटर करता है, एयर से तो सीधा आता है, उसके बाद से उसको यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसा वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ मीडियम चेंज हो गया है, यहाँ पर एयर था, नीचे में ग्लास है, जब मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हुआ? चेंज हो गया। तो यहाँ पर वो हल्का सा मुड़ जाता है, यहाँ पर हल्का सा वो मुड़ जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? यानी कि उसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, डॉटेड डायरेक्शन में, लेकिन वो हल्का सा मुड़ जा रहा है। इसी मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों, किस पर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम या एयर में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो अब समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एक ग्लास स्लैब जिसको PQRS हमने माना है, तो PQRS माने हम, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट कर, देखिए ये क्या हो रहा है कि एयर मीडियम ये है और ये ग्लास मीडियम है, दोनों अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये इंसिडेंट रे है, तो जैसे ही ये इंटर करेगा ग्लास स्लैब में तो क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है, किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये हल्का सा क्लोज आ जाएगा, बेंड हो जाएगा, हल्का सा तिरछा मुड़ जा रहा है, ठीक है। मुड़ने की वजह से ये क्या हो रहा है? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए इनके बीच में जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई हो जाएगा, और एंगल आर जो इसको मानेंगे, इसके बीच में रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्टिव रे है और नॉर्मल के बीच में इसको मानेंगे हम लोग एंगल आर, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। अब देखिए फिर ग्लास स्लैब में होते हुए जब दोबारा जब इस सरफेस से, ग्लास के जब इस वाले सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या होगा? फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ पर इस कॉर्नर पे इंसिडेंट करेगा, और ये इनके बीच का नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो फिर देखिए क्या होता है? फिर रिफ्लेक्शन होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस बार जो है वो नॉर्मल के क्लोज में आकर के नॉर्मल के अवे जाएगा। इस बार क्या होगा कि जो लाइट है वो जब एयर मीडियम में फिर दोबारा आएगा, ग्लास से जब एयर मीडियम में दोबारा जब जाएगा तो क्या होगा कि ये नॉर्मल से क्या होगा? अवे हटेगा, ठीक है, अवे हट जाएगा, और इनके बीच में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फिर एंगल हमने आई माना है, तो आई तो पहले मान चुके, इसलिए इसको I2 मानेंगे, और आर यानी कि रिफ्लेक्ट जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है वो और नॉर्मल के बीच का जो रे है उसको हम लोग मानेंगे, एंगल जो है उसको मानेंगे R2, ठीक है, क्योंकि R1 तो वहाँ पर R मान चुके, तो यहाँ R2 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा यहाँ ये शो कर रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ। जो देखिए ये जो लाइट है इसको इधर यहाँ से निकल जाना चाहिए था, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, यहाँ से निकल जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो नहीं गया इधर। वहां पर क्या हुआ? ये हल्का सा बेंड हो गया, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो बेंड हो जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि वो बेंड हो जाता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होता है। कांच में स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है और एयर में अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हुआ? मुड़ गया। मुड़ने के बाद क्या हुआ
कि यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ पर आके मुड़ गया। अब देखिए मुड़ने के बाद फिर ये जो एयर में जब आया, ये लाइट जब ग्लास से होते हुए बाहर निकला, जब ये लाइट बाहर में आया तो फिर देखिए इसी लाइन के पैरेलल जो बाहर निकलना था जिस लाइन से, उसी लाइन के सेम इक्वल में यहाँ पर इसी की तरह सेम डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन शो किया जा सकता है। अब देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो आया और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया वो, यानी कि इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स या कुछ भी मान लेते हैं, तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा डिपेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। तो ये इस पे किस पे करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा, और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थिकनेस को भी डिपेंड करेगा कि कितना थिकनेस है, उसी हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन होगा। देखते हैं लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रेशियो होता है जो भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम दिया हुआ है, यानी कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ N12 लिखा हुआ है तो 1, इसका मतलब है कि 1 के कंपैरिजन में 2 का रेशियो है ना, 1 और 2, V1 ऊपर V2 नीचे, इनकी वेलोसिटी। N21 लिखा रहेगा तो फिर N यानी 2 के कंपैरिजन में N का जो वेलोसिटी है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखा जाता है। और एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ n इक्वल टू c बाई v, वेयर n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेयर v इक्वल टू, v क्या हो गया, v हो गया अदर मीडियम का स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए ये स्फेरिकल लेंस होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। स्फेरिकल लेंस भी दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम ऐसा होता है, देखिए थीन फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है, और सेंटर में क्या होता है, थिक होता है, थिक एट द सेंटर, और ये कन्वर्जिंग होता है, यानी कि ये जितने भी रे हैं इनसे गुजरेगी उनको क्या करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका जो होता है लेफ्ट साइड में यहाँ पर C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी, लेफ्ट साइड वाले को F1 और C1 डिनोट करेंगे, और इधर राइट साइड वाले को क्या करेंगे, F2 और C2। ठीक है ना। अब आते हैं कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस भी देखिए ये इस तरह का इसका डायग्राम होता है। कॉन्केव लेंस होता है थीन एट सेंटर, ये सेंटर में थीन होता है, और थिक कहाँ होता है, थिक फ्रॉम द कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, इससे कोई भी जो लाइट पास करती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि वो छितरा जाती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इकट्ठा हो जाती है सारी लाइटें आकर के, इसमें सारी लाइटें क्या होती है, बिखर जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। और इसका देख लीजिए डायग्राम, इसका जो डायग्राम है यहाँ पर देखिए, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F1 है, फोकल लेंथ। ठीक है ना, ये फोकस है सॉरी, और उसके बाद जो है राइट साइड में देखिए F2 क्या है, फोकस है पॉइंट, और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग बाय रे डायग्राम। रे डायग्राम की हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे लेंस में। तो आइए हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में 3 टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। देखिए फर्स्ट में हमारा वो क्या होता है कि अगर कोई लाइन, अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई इंसिडेंट करता है लेंस पर, तो वो क्या होता है कि वो F2 यानी कि राइट साइड वाले जो F2 है हमारा, उससे होकर के गुजर जाती है। ठीक है, उससे रिफ्लेक्शन के बाद किससे कहाँ गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद F2 से होकर के वो गुजर जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकेंड केस देखिए हमारा, अगर कोई भी रे, कोई भी इंसिडेंट करता है कहाँ से, फोकस से, F1 से, लेफ्ट साइड की तरफ F1 से अगर लेंस पर फोकस करता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस पर फोकस करता है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधा निकल जाएगा F2 यानी कि F2 की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट साइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में निकल जाएगी। ठीक है ना। तो जब भी कोई फोकस से होती हुई कोई लाइन अगर स्फेरिकल यहाँ पर जो है आपका लेंस पर पड़ेगी, तो क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के कॉर्नर पे पड़ेगी, तो क्या होगा, वो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल में निकल जाएगी। ये सेकंड या हमारा ये रूल था। अब थर्ड में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में हमने देख लिया, सेकंड देख लिया, अब थर्ड देखेंगे कि अगर कोई लाइन, अगर कोई रे जो है वो सेंटर से, जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर जो पॉइंट ओ है, यहां से अगर ओरिजिन से अगर होकर के गुजरती है तो वो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी उसमें रिफ्लेक्शन या कुछ भी इस तरह का कोई दिखने नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम सीधा पैरेलल एकदम निकल जाएगी होती हुई। तो यहाँ पर ये थर्ड केस था। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस में तीनों केस। तो स्टूडेंट्स, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, इसका डायग्राम अब देखते हैं। कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे जब कॉन्केव लेंस के सरफेस पर पड़ती है तो क्या होता है कि वो डाइवर्ज, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वहां से अलग तिरछा होकर के डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस डाइवर्जिंग जो लाइन है हमारा यहाँ पर, अगर इमेज के इस तरफ से अगर कोई देखे तो फिर वो क्या सोचेगा, यहाँ पर जो अगर जिस पर्सन पे पड़ा है तो क्या पड़ेगा, वो लाइट ये सोचेगा कि ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट फोकस से कोई इंसिडेंट करा रहा है, लेकिन लाइट तो यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज जो है ना बनता है। अब सेकंड में देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर देखिए यहाँ पर F2 जो है फोकस, जो F2 जो राइट साइड में F2 जो है, इसके अलोंग में अगर इसकी तरफ कोई लाइट को इंसिडेंट किया जाए, इसकी तरफ कोई लाइट को इंसिडेंट किया जाए तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो कॉन्केव लेंस है उस पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिव लाइन है, जो रे है, वो कहाँ जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी होती हुई। ठीक है, हम किसके F2 फोकस के पैरेलल हम लोग फोकस की तरफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। देखिए फोकस की तरफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जब वो टकराता है लेंस से, कॉन्केव लेंस से जब टकराएगा तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन था। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन भी सेम उसी तरह से है कॉन्वेक्स की तरह, कि अगर कोई कॉन्केव लेंस के भी सेंटर से बीच जो ओरिजिन है उससे होकर कोई रे अगर गुजरती है तो वो सीधा पैरेलल एकदम निकल जाएगी उसके सेंटर से होती हुई। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन भी हम लोग देख चुके हैं, कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का हम लोग तीनों कंडीशन दिखते हैं। इसी तरीके से जो होता है, जो रे डायग्राम का फॉर्मेशन होता है, इसी तरह से इमेज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। जिस तरह से मिरर फॉर्मूला होता है उसी तरह से लेंस फॉर्मूला भी होता है। सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि यहाँ देखिए माइनस आ जाता है, और लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर हम लोग, मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर प्लस आ जा रहा था, 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/f आ जा रहा था। लेकिन लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस। इसमें क्या है कि 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसमें भी जो v का यहाँ पर वैल्यू है, v इक्वल टू क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f इक्वल टू फोकल लेंथ। यहाँ भी सिर्फ जैसे मिरर में होता है सेम टू सेम, यहाँ भी लेंस में भी सेम टू सेम वही होता है। फॉर्मूला में स्लाइटली डिफरेंस है केवल माइनस का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, ताकि इसको अप्लाइड करने में, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग तो अप्लाइड करने में ये काफी हेल्प देगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन, जिसको आवर्धन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन सेम होता है जैसे हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में भी यही था मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन, कि रेशियो ऑफ हाइट एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को के रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। जिसको मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। स्मॉल m इक्वल टू, देखिए v क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अब देखिए यहाँ पर h डैश लिया गया है हाइट ऑफ इमेज के लिए, और h लिया गया है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो m इक्वल टू या तो v बाई u के फॉर्म में लिखिए या फिर h डैश बाई h के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, m इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h डैश बाई h। तो यही था हमारा मैग्निफिकेशन। इन दोनों फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इन पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, इनको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के बारे में हम क्या समझेंगे, ये क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा। ठीक है, ये क्या होता है कि ये फोकल लेंस का उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पावर घटेगा, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा। अगर फोकल लेंथ कम करेंगे फोकल लेंथ तो पावर बढ़ेगा। ठीक है, P इक्वल टू 1/f। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो क्या होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जाकर के जो है हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव हुए हैं या आए हैं उनको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को हेल्प मिलेगा। आई होप स्टूडेंट जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, आई होप सारे के सारे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।